हाय एंड वेलकम बैक टू 4.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 10th एंड ये सेकंड पार्ट है। इसके प्रीवियस 4.3 पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 कवर किए थे और ये पार्ट में कवर होंगे क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 7। सो 4, 5, 6, 7 चार क्वेश्चन हमारे इस पार्ट में कवर होंगे। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1.1/3. Find his present age. So रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो हमको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमको एज नहीं पता है तो हमको उसको एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 NCERT 10th। Let the present age of रहमान be x years. So this is present age. अब उसने बोला है कि रेसिप्रोकल ऑफ एजेस। रेसिप्रोकल यानी क्या होता है, कोई भी वैल्यू है उसको अगर हम लोग 1 के अपॉन में डालते हैं तो इट बिकम्स रेसिप्रोकल। सपोज एज 20 है तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1/20। एज 30 है तो 1/30। सो अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 के अपॉन में प्रेजेंट एज को नहीं डालना है। प्रेजेंट एज को नहीं बोला है उसने रेसिप्रोकल किसका बोला है 3 years ago। मतलब इसमें से हमको 3 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट एज में से हमको 3 माइनस करना पड़ेगा पीछे जाने के लिए। एंड 5 years फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट एज से 5 years आगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 5। सो ये दोनों के रेसिप्रोकल्स मतलब 3 years ago his age was x minus 3 years and 5 years from now his age would be x plus 5 years. सो इन दोनों को नहीं ऐड करना है, इनके रेसिप्रोकल का एडिशन बोला है उसने, यानी कि 1 बाय अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम 1 बाय x माइनस 3 एंड 1 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। सो ये जो है इनके रेसिप्रोकल्स के एडिशन जो बोल रहा है सम, इट इज 1/3। ये है हमारा गिवन डेटा। अब इसको सॉल्व करके हमको निकालना है व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज। सो ये कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। अब ये जो है ये नंबर हम लोग यहाँ पे ला लेंगे और इसको यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x बेसिकली ये क्या हो गया x प्लस 5, ब्रैकेट ओपन करी तो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में प्लस है तो अंदर की साइन मैनिपुलेट होंगी नहीं होंगी। सो वैसे की वैसे साइन लिख दी हमने। अब x प्लस एक्स कितना होता है 2x और 5 माइनस 3 कितना होता है x का एडिशन करना है हमेशा और नंबर का एडिशन जो सब्ट्रैक्शन जो भी है। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x और 5 माइनस 3 हो गया 2। तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट 2x प्लस 2 और ये चीज़ हम लोग अपॉन उधर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये जो 3 था हमारे यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में आ गया और ये चीज़ वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दी और x माइनस 3 x प्लस 5। अब ब्रैकेट ओपन करो 3 2 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करो तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x दैट इज प्लस 2x माइनस 5 3 15। सो इन लोगों को पूरा एक साइड शिफ्ट कर दिया या फिर ऐसे समझो कि इन लोगों को उस साइड शिफ्ट किया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये उस साइड चले गए माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर की और कोई टर्म है तो वैसे ही रहेगा, x की 2 टर्म है यहाँ पे, ठीक है। कभी भी x स्क्वायर का एडिशन करना है, x का एडिशन करना है, नंबर का एडिशन करना है। सो 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4x और नंबर माइनस 15 माइनस 6 दैट इज माइनस 21। अब इनको करना है फैक्टराइज, जैसे माइनस 21 मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए और माइनस 4 मतलब एडिशन में जो भी फैक्टर्स निकलेंगे उसके। हमको पता है 7 3 21 और हमको पता है 7 से अगर 3 माइनस करते हैं तो 4 भी आता है, लेकिन हमको माइनस 4 चाहिए तो हमको बड़े नंबर को माइनस की साइन देनी पड़ेगी। सो फैक्टर्स आर माइनस 7 एंड 3। नाउ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक कॉमन निकालना पड़ता है, इन दोनों में से एक कॉमन निकालना पड़ता है इस तरीके से कि ब्रैकेट सेम आए दोनों की। सो इनमें से कॉमन निकलता है x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7। सो द कॉमन ब्रैकेट राइट इट वंस एंड द रिमेनिंग द लेफ्ट एलिमेंट्स राइट देम इन अनदर ब्रैकेट। सो x इज इक्वल टू वो उस साइड चला गया ये हो गया 7, ये उस साइड चला गया 0 के उस साइड तो ये हो गया माइनस 3। अब x यानी हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, एज को रिप्रेजेंट किया था x का। तो हमारे 2 ऑप्शंस आए हैं 7 और माइनस 3, लेकिन किसी भी इंसान का एज माइनस में होता है, कभी किसी भी चीज़ का एज माइनस में हो सकता है नहीं। सो इग्नोरिंग द निगेटिव वैल्यू एज एज कैन नॉट बी निगेटिव। यहाँ पे लिखना है आपको कि इग्नोरिंग निगेटिव
value that is -3 as anybody's age cannot be negative. So present age of रहमान is 7 years. So the present age हम लोग कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? पॉजिटिव वाली. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. Now coming to question number 5. So the question number 5 is, in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. So had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of her mark would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. Now पहले तो उन्होंने शुरुआत में जो डेटा दिया है वो प्रेजेंट मार्क्स का है, और उसके बाद में जो डेटा दिया है दैट इज एजम्पशन कि अगर उसको इंग्लिश में इतने मार्क्स ज़्यादा मिले रहते, मैथ्स में इतने मार्क्स कम मिले रहते, इस टाइप का एजम्पशन है. सो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा प्रेजेंट से. 2 सब्जेक्ट के मार्क है, एक है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के. सो लेट द मार्क्स इन मैथ्स, लेट हर मार्क्स या फिर शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स बी x. So in English she must have got कितने मार्क्स? 30 minus x. क्यों 30 minus x? क्योंकि उन दोनों मार्क्स के एडिशन 30 है. यानी कि अगर हम लोग एक सब्जेक्ट में मार्क्स x लेते हैं, एक सब्जेक्ट में मार्क्स y लेते हैं, दोनों का एडिशन x प्लस y कितना हो गया? 30. तो जो दूसरे मार्क्स है y, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 माइनस x, क्योंकि हम लोगों ने x यहाँ पे प्लस में था, इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट किया तो वो क्या हो जाएगा? माइनस. तो मैंने डायरेक्ट लिखा कि अगर मैथ्स के मार्क्स x है तो इंग्लिश के मार्क्स क्या रहेंगे? 30 माइनस एक्स. सो मैं कंफर्म कर रही थी कि एडिशन 30 है या मैंने कुछ गलत लिख लिया. सो हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर इफ शी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो वो कितने हो गए रहते? मैथ्स में 2 मार्क्स मोर यानी कितना हो गया रहता? x प्लस 2 मार्क्स. एंड हाउ मच? 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. तो इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस यानी कितना हो गया? 30 माइनस एक्स माइनस 3. 30 में से नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और x के सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें x तो एक ही है. 30 माइनस 3 हो जाएगा. 30 माइनस 3 कितना होता है? 27 माइनस एक्स. तो उसके मैथ्स के मार्क्स इतने हो गए और एजम्पशन में, और इंग्लिश के मार्क्स इतने हो गए. अब उसने क्या बोला है? अगर ऐसा हुआ होता तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 210 होता, इन दोनों का प्रोडक्ट 210 होता. तो हमको क्या करना है? सिंपल, हमको इक्वेशन तो मिल गया और वही इक्वेशन पुट करके हमको करना है, इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है x की. सो नाउ इट हैज बिकम सिंपल. x के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करो. 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210. सब वैल्यूज को एक साइड ला लिया. माइनस एक्स स्क्वायर 27x और 2x यानी कि 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0. अब हमको क्योंकि फैक्टराइज करते वक्त x को हमेशा हमको पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव तो नहीं चाहिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0. अब हमको 156 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसका एडिशन होगा मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 156, लेकिन एडिशन निगेटिव में है. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एडिशन माइनस में आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ रहा है. इसका मतलब दोनों वैल्यूज निगेटिव है. व्हाई? बिकॉज निगेटिव के साथ निगेटिव प्लस होता है तब आंसर निगेटिव आता है, और निगेटिव के साथ निगेटिव मल्टीप्लाई होता है, निगेटिव के साथ निगेटिव एडिशन होता है तो आंसर माइनस आता है, एंड निगेटिव के साथ निगेटिव मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर प्लस आता है. सो दोनों वैल्यूज हैं निगेटिव. अब आपको अलग अलग फैक्टर्स पुट करके देखने पड़ेंगे. सो हमारे फैक्टर्स आएंगे 12 एंड 13. और अगर जैसे ये नंबर बड़ा हो गया और इसके आगे के कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें नंबर 4 डिजिट का है, तो हमको इतने सारे फैक्टर्स फाइंड करो, उसमें पुट करके देखो, टाइम वेस्टेज है. तो हम लोग इस मेथड में हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फैक्टराइजेशन का, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये जो है फैक्टराइजेशन यूजिंग फॉर्मूला, इसका मेरा एक वीडियो भी है, फैक्टराइजेशन यूजिंग दिस अलजेब्रिक फॉर्मूला. ये जो वीडियो है ये अगर हम लोग इससे सॉल्व करते हैं तो फैक्टर्स हमको जल्दी से मिलने के इससे तो जल्दी मिलेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक नंबर मल्टीप्लाई करके, ये तो फिर भी इजी था. आगे के प्रॉब्लम्स में कुछ जो है वो बहुत डिफिकल्ट टाइप के हैं. जैसे अगला प्रॉब्लम है, इसमें फैक्टर आता है 2700, दैट इज माइनस 2700 के फैक्टर फाइंड करना. तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और तुम्हारे पेपर में तुमको इतना टाइम नहीं दिया है कि
बहुत सारे सॉल्व करके एक ही प्रॉब्लम पे टाइम वेस्ट करो, इतना टाइम नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम अगर हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे ए बी यानी कौन है, ये ए यानी कि 1, बी यानी -25 एंड सी यानी 156, ये अगर पुट करके देखते हैं तो फैक्टर्स इजीली हमको मिल जाएंगे। सो नाउ मेरे पास सॉल्व प्रॉब्लम्स रहते हैं, सो मैंने डायरेक्ट लिख लिए हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ वीडियो। -12m -13 x स्क्वायर -12x -13x प्लस 156 इक्वल टू 0, x इन द ब्रैकेट x -12 -13 इन द ब्रैकेट x -12, x -12 एक कॉमन ब्रैकेट लिख ली, x -13 एक कॉमन ब्रैकेट लिख ली, तो x इज इक्वल टू 12 आया है और 13 आया है और दोनों भी वैलिड नंबर है। प्रीवियस प्रॉब्लम में एज एक निगेटिव आया था, इसलिए हमको एक एज हम लोग निगलेक्ट कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों वैलिड है। तो अगर मार्क्स उसके है शेफाली ना, हाँ शेफाली के मार्क्स अगर मैथ्स में है 12, तो इंग्लिश में कितने रहेंगे, 30 - 12 दैट इज 18, और अगर उसके मार्क्स है 13, सो 30 - 13 दैट इज 17। सो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स आर 12, देन इन इंग्लिश शी हैज गॉट हाउ मच, 18 marks, and if Shefali's marks in maths are 13, then in English she has got 30 - 13 that is 17 marks. So here ends the problem. So coming to sixth problem. So the sixth problem is the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the side of the field. अब यह है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका डायगोनल, देखो रेक्टेंगल क्या रहता है, एक शॉर्टर साइड रहता है, एक लॉन्गर साइड रहता है। अब उसने जो दोनों वैल्यूज दी है वो शॉर्टर साइड से कंपेयर करके डायगोनल की वैल्यू दी है और लॉन्गर साइड की वैल्यू दी है। इसका मतलब शॉर्टर साइड को कंसीडर करके ये दोनों की वैल्यू दी है, तो कंसीडर किसको करना पड़ेगा, हमेशा शॉर्टर साइड को। सो लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी, आपको जो मैं बोलती हूँ वो आपको क्लियर लिखना है। मैंने जैसे रेक्टेंगल ऐसा बना लिया, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको रेक्टेंगुलर पूरा लिखना है। तो लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स, मीटर्स है ना, ठीक है मीटर्स, तो यूनिट देख रही थी मैं, मीटर्स में है। अब अगर x है तो उसने बोला है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side, so diagonal will be 60 plus x and the longer side is 30 meters more, that is 30 plus x। ये हो गया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, so the diagonal will be 60 plus x meter and longer side be 30 plus x मीटर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अच्छा ठीक है इतना ही दिया है, बाकी कोई प्रोडक्ट ऐसे कुछ दिया नहीं, लेकिन हमको पता है, यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर आपका ज्योमेट्री थोड़ा फार भी अच्छा होगा तो ये एंगल रहता है 90 डिग्री का, और क्योंकि 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री रहते हैं, तो ये 90 डिग्री का इतना अगर पोर्शन छोड़े तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन जाता है। और ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम है उसका एक। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ये आपको प्रॉपर्टी पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो इस प्रॉब्लम के लिए आप ध्यान में रखो, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर रहता है इट इज वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस इज 60 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब ये क्या, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ एक एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इसको भी प्लस साइन इसको भी प्लस साइन, कोई भी कैंसिल करूँ, हमने एक एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया। मतलब इनडायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक एक्स स्क्वायर को मैं इधर लाती हूँ इस साइड तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, सब चीज़ों को उधर लेके जाएंगे, सब टर्म्स को, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये उधर चला गया माइनस इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर की तो एक ही टर्म है, देन 60 माइनस 120 दैट इज माइनस 60x,
ये हो जाएगा -2700 इक्वल टू 0। जैसे मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था कि ये जो बहुत बड़ा नंबर आ गया और इसको फैक्टराइज करते बैठेंगे तो हो गया फिर टाइम। अगर जल्दी से आपको फैक्टर्स लकीली मिल गए तो अच्छी बात है, वरना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपको यूज़ करना है -b प्लस माइनस √(b²) - 4ac/2a वाला फॉर्मूला। यूजिंग फार्मूला मेरा एक वीडियो है और उस पर बताया है कि यूजिंग फार्मूला कैसे फैक्टराइज करते हैं। सो वो आप व्यू कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली आंसर्स अवेलेबल है, तो वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाना है, इसलिए मैं यहाँ पे -90 एंड 30 के फैक्टर्स आते हैं। सो एक शॉर्टकट भी मेथड पता कि ऐसे केसेस में हम लोग -27 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन -6 आए। तो ये हो जाता है -9 और 3, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि -9 और 3 का एडिशन जो है वो -6 आता है और मल्टीप्लिकेशन -27, तो मैंने 0 हटा दिए इस तरीके से। और जब हमको इसके लिए निकालना है तो सिर्फ यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे एक 0 लगा दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक अभी मुझे अचानक पता चला, तो ये भी एक हम लोग तरीका यूज़ कर सकते हैं। सो x² - 90x प्लस 30x माइनस इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x इन द ब्रैकेट x - 90 प्लस 30 इन द ब्रैकेट x - 90। ऐसे कॉमन निकालना है कि एक ब्रैकेट तो कॉमन आना ही चाहिए। x इज इक्वल टू 90 वैल्यू आई और -30 वैल्यू आई। और आपको पता है कि जैसे इसके एक प्रॉब्लम छोड़ के जो 4th प्रॉब्लम था उसमें हम लोगों ने जैसे एज निगेटिव नहीं रहता ऐसे बोला था, वैसे कोई लेंथ भी निगेटिव नहीं रहती। अगर ये बोर्ड की लेंथ पूछूंगी, मैं कोई भी चीज़ की लेंथ पूछूंगी, वो निगेटिव में रह सकती है क्या? हाँ, इसकी हाइट -3 फुट है या -4 फुट है, ऐसे बोल सकते हैं अपन? नहीं। तो फिर ये निगेटिव क्या हो गया? इग्नोर हो गया। इसको निगलेक्ट करना है। सो निगलेक्टिंग निगेटिव वैल्यू एज लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। सो इग्नोरिंग -30, तो x हमारा क्या हो गया? ऑटोमेटिक 90, यानी कि हमारी शॉर्टर साइड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो द शॉर्टर साइड x इज 90, लॉन्गर साइड विल बी 30 प्लस 90 120 एंड हाइपोटेनस विल बी 90 प्लस 60 दैट इज 150 मीटर्स। सॉरी, मीटर्स हर जगह पे लिखना है आपको, क्योंकि जो है सब वैल्यूज जो है वो मीटर में दी हुई है। नाउ ये पार्ट का जो है लास्ट प्रॉब्लम दैट इज 7th, और इसके 3rd पार्ट रहेगा। 3rd पार्ट में 8 से लेके 11 तक कवर होंगे क्वेश्चंस। सो द 7th प्रॉब्लम इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ओके, ये हमारे काम का है। स्मॉलर नंबर, देखो फर्स्ट लाइन जो है उन्होंने जो सेकंड लाइन है गिवन इक्वेशन की वो पहले दी है और जो मेन है वो बाद में दिया है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। ये तो बात की बात है, लेकिन पहले उन नंबर्स के बारे में तो बताओ, तो वो सेकंड लाइन में दिया है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा लेट स्मॉलर नंबर बी x। तो अब एंड लार्जर नंबर भी पकड़ लो, एंड लार्जर नंबर बी y। तो हमको क्या दिया है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर दैट इज y। तो हमको तो y की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? y को छोड़ के बाकी सब टर्म्स को इस साइड लाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे जाके डिवीजन हो जाएगा। y इज इक्वल टू x²/8। सो अभी हमारे पास स्मॉलर नंबर है x, लार्जर नंबर है x²/8। अब हमको जो है फर्स्ट लाइन काम की है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, फाइंड द नंबर्स तो बोला ही है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180। डिफरेंस यानी क्या होता है? माइनस। अब माइनस कर रहे दोनों के स्क्वायर को, तो ऑब्वियसली हम लोग बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आया है, 180 दिया हुआ है, ठीक है। सो लार्जर नंबर के स्क्वायर में से अगर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हम लोग माइनस करते हैं तो आंसर 180 आ रहा है, ऐसे उनका बोलना है। लार्जर नंबर हमारा y है, उसके जगह में हम लोग y की वैल्यू पुट कर देंगे और उसका फिर से स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर है, ये ऑलरेडी स्क्वायर था, इसका फिर से पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर। सो ये नहीं भूलना है आपको। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर का स्क्वायर करती हूँ तो ये बन जाता है x⁴, और 8 का स्क्वायर करती हूँ 8 8 64। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है, इसको कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये बन जाता है x⁴ माइनस 64x² अपॉन में 64, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 180, दैट इज x⁴ माइनस 64x², और 180 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 64 इंटू 180। सो इट इज, आप करेंगे 11520। अब इसको क्या किया है?
देखो x टू पावर 4 और ये सब फैक्टराइज करेंगे हम, x टू पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर माइनस 11520 इक्वल टू 0। इस टर्म को फैक्टराइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को कुछ पुट करना पड़ेगा। सो लेट इट बी z। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, z टू द पावर 2। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर यानी z है, तो यहाँ पे क्या है 4 है पावर, तो x स्क्वायर z का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर यानी z है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, सॉरी z रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, माइनस 64z माइनस 11520। अब ये तो फैक्टराइज करना इम्पॉसिबल, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला से हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे a यानी कौन है 1, b यानी कौन है माइनस 64, c यानी कौन है माइनस 11520। ये सबको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सो इट गिव्स माइनस b, सॉरी यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 64 माइनस ऑफ माइनस 64 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर। अब मैंने माइनस 64 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होने वाला है वैसे भी, इसलिए 64 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 64 प्लस माइनस अंडर रूट, अगर ये आप सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 50176 अपॉन 2। अब इसको इसमें आपको करना क्या है, 64 इंटू 64 करना है रफ में, देन 4 माइनस माइनस तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 11520 करना है, और जो इसका आंसर आया और जो इसका आंसर आया दोनों को प्लस करना है, ये आ जाएगा। अब इसमें से 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 2 इंटू 64 को कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे अगर मैं 4 से मतलब इसमें से 4 कॉमन निकालती हूँ, मुझे बेसिकली क्या करना है, मेरा आइडिया है कि 2 अंडर रूट में 4 आएगा तो 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, और दोनों का 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं नीचे वाले 2 से, इसलिए कर रही हूँ। तो 4 1 ज़ा 4, 10 बचता है, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 2 बचता है, 4 5 ज़ा 20, 1 बचता है, 1 7, 4 4 ज़ा 16, फिर से 1 बचता है, 4 4 ज़ा 16। अब इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकालते हैं, इसमें से भी और इस वाली टर्म में से भी, प्लस माइनस को, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, दोनों में से 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे बचेगा 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12544 अपॉन में 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 32 और इसका अंडर रूट जो बनता है वो बनता है 112, मतलब एक बार 32 प्लस 112 फैक्टर आया और एक बार 32 माइनस 112 फैक्टर आया, 32 प्लस 112 दैट इज 144 और ये हो गया माइनस 80। अब ये जो पूरी वैल्यू आई है किसकी आई है, हमारे z की आई है। बेसिकली हमने z पुट किया था x स्क्वायर की जगह पे, तो हमारे पास z की 2 वैल्यूज आई है, 114 एंड माइनस 80। लेकिन z क्या है, बेसिकली z क्या है, x स्क्वायर है, z इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 80 है और x स्क्वायर की वैल्यू 114 है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव, एटलीस्ट रियल नंबर के स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं आती, इमेजिनरी नंबर की वैल्यू जो है निगेटिव आती है, तो हमारे प्रॉब्लम में वो फिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग निगेटिव वैल्यू निगलेक्ट करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक z हो गया 144। तो z यानी कि क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 12, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस 12 का। सो हमारी x की वैल्यू क्या है, फाइनली स्मॉलर नंबर की, दैट इज प्लस 12 या माइनस 12। सो यही हमारा फाइंड नंबर्स करके प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसको हम लोग आगे आपको जो लाइन लिखना है वो है इफ x इज इक्वल टू 12 तो y क्या हो जाएगा, इसमें पुट करके देखना है आपको, 12 का स्क्वायर दैट इज 144 डिवाइड बाई 8 करके देखना है, एंड x इज इक्वल टू माइनस 12, तो अगेन y फिर से x का स्क्वायर अगर माइनस 12 भी होता है तो प्लस ही होने वाला है, तो वैल्यू एक ही निकलेगी। सो बेसिकली हम सिर्फ 12 हो या माइनस 12 हो, y की वैल्यू तो सेम ही निकलने वाली है, तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। सो यहाँ पे होता है हमारा प्रॉब्लम 7 इस पार्ट का खत्म। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इस 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, पार्ट 3, उसमें हम लोग क्वेश्चन 8 से 11 कवर करेंगे। सो अभी के लिए ये प्रैक्टिस करिए, और जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में मेरे बोला है कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, कॉपी पेन लेके उसको मेरे साथ सॉल्व करिए। सिर्फ देखने से समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब मेन पेपर सामने आता है तो अगर आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होंगी, अगर आपने खुद सॉल्व करके देखा होगा तो ही आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स का वही प्रॉब्लम है, मैथ्स थ्योरी सब्जेक्ट जैसा नहीं है कि पढ़ लिया तो आप याद करके लिख सकते हैं, सिर्फ स्पेलिंग लिखना है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको हर एक प्रॉब्लम खुद सॉल्व, अगर आपने खुद सॉल्व किया है तो ही आपको पेपर में याद आएगा, ऐसे देख के आपको पेपर में याद नहीं आएगा क्या स्टेप्स थे। तो हर एक प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना है। एंड अभी के लिए बाय, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्द से जल्द बढ़े। थैंक यू, टेक केयर।